Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पारसनाथ की पवित्रता कायम रखने के फैसले से जैन समाज खुश। केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी दिया धन्यवाद। सेवन के आरोप पर टीएसी से जुड़े पत्र पर राज्यपाल राज्य सरकार में फिर टकराव। कार्यशैली पर राज्यपाल ने उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस का जवाब, दूसरे राज्यों का अध्ययन कर किया गया है गठन। आज झारखंड पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। चाईबासा में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। चाईबासा राजमहल सीट जीतने की बनेगी रणनीति। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में अचानक लगी आग। स्टाफ क्वार्टर में खाना बनाने के दौरान लगी आग में एक मजदूर झुलसा। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। लोहरदगा में की बड़ी लापरवाही। कड़ाके की ठंड में सरकारी स्वेटर का इंतजार कर रहे स्कूली बच्चे। शिक्षा विभाग ने JSLPS को ठहराया जिम्मेदार। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सियासत जगत से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है। 2019 के लोकसभा चुनाव झारखंड की दो हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में चाईबासा और राजमहल सीट पर इस बार बीजेपी की खास तौर पर नजर है। अमित शाह के दौरे को लेकर इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए झारखंड पहुंचने वाले हैं। आज शाम 6 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अमित शाह का आगमन होगा और 7 जनवरी को वो चाईबासा में होंगे। ये दौरा इसलिए है क्योंकि अगर आप झारखंड में जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उस पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो 2 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये 2 सीटें चाईबासा और राजमहल की है, मतलब एक कोल्हान की और एक संथाल की। चाईबासा में जो आम सभा का आयोजन किया गया है और उसके बाद लोकसभा कोर कमेटी की जो बैठक आयोजित की गई है, बीजेपी नेताओं को वो गुरु मंत्र देंगे कि आखिर कैसे लोकसभा की इस सीट को जीता जा सकता है। एक जानकारी यहां देना जरूरी है क्योंकि आप अगर कोल्हान के विधानसभा सीटों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी के लिए जो विधानसभा का भी चुनाव रहा 2019 का, उसमें एक भी सीट बीजेपी विधानसभा की नहीं जीत पाई। इसलिए चाईबासा महत्वपूर्ण हो जाता है और मिशन 2024 को लेकर जो बीजेपी की तैयारियां हैं, जो बीजेपी का मिशन है कि अधिक से अधिक सीटें जीतना है, देश भर की अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश हो रही है। इसमें चाईबासा और राजमहल की सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बीजेपी नहीं जीत सकी थी। तो अमित शाह जब आएंगे और अमित शाह जब बीजेपी नेताओं को अपना गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद से मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीति एक बार फिर से चरम पर होगी। और अमित शाह हर बार जब आते हैं तो जो तैयारियां होती हैं, गृह मंत्री के नाते भी अगर हम बात करें, उनके सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। 3 IPS अधिकारी होंगे, 6 DSP हैं, दारोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं। मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां से लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक के लिए किया गया है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड पहुंच रहे हैं और चाईबासा में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अमित शाह के आगमन से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और जो 2 सीट बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी उस पर जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी 14
0 यानी कि 14-0 के फॉर्मेट पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजमहल भी आ सकते हैं। तो जब लोकसभा सीट हारे हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी चाहेगी कि अगला चुनाव हम इसको जीते, और राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर पर पूरे देश में जो इस प्रकार की सीटें हारे हैं उन सारे सीटों को फिर से हम जीते, उसकी प्रयास चल रही है। पहले मंत्रियों लोगों का दौरा था, अब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, फिर राजमहल में है तो वहाँ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे या फिर गृह मंत्री आएंगे, हो सकता है फिर उसके बाद पीएम का दौरा होगा। तो ये सब तो चलते रहता है सतत। और गिरिडीह में वंदना करने जा रहे जैन धर्मावलंबियों का आरोप है कि पारसनाथ की पवित्रता भंग की जा रही है। दरअसल कई ऐसे लोग भी शिखर पर जा रहे हैं जो चप्पल पहने हैं। वहीं नशीले पदार्थों का भी लगातार सेवन किया जा रहा है। इधर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। वंदना मार्ग की शुरुआत में ही पुलिस जवान तैनात किए गए हैं जो हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर जांच भी उनकी की जा रही है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। पारसनाथ श्री समेत शिखर जी को लेकर देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। आपको बता दें कि आज मुंबई में लाखों की संख्या में जैन समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने यहाँ घोषित किया है टूरिस्ट प्लेस, उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि टूरिस्ट प्लेस घोषित करने से यहाँ की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, वो खतरे में आ जाएगा। वहीं तस्वीरों के जरिए हम दिखा देते हैं कि ये अभी तलहटी है और तलहटी का ये एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से जो वंदना मार्ग है उसका बिगिनिंग पॉइंट, यहाँ से बिगिनिंग शुरू होता है, जिसके बाद से लगभग आप लगभग 10 किलोमीटर यात्रा करने के बाद बाबा का दर्शन होता है। वहीं पे आप सुरक्षा कर्मी को आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 24 घंटा तैनात रहते हैं और हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग करते हैं। तो क्या क्या चेकिंग कर रहे हैं? यहाँ जो भी गुटखा ले जाता है, तम्बाकू ले जाता है, कोई भी नशा पदार्थ ले जाता है, उसको चेक करते हैं। बिना चेक किए कोई भी ये यात्री को जाने नहीं देते हैं। बहुत से यहाँ पिकनिक मनाते हैं, उसको चेक करते हैं। वरना करके आया मैं। हाँ। वहाँ पे कैसा माहौल है? सब ठीक है? माहौल तो बढ़िया, पर ये खाने पीने वाले लोग अच्छे लगे हैं, वो खाते हैं, लोग खाते हैं। तो क्या खा जाते हैं? ये जो भी चीज खाते हैं वो खा लेते हैं। हम लोग को देखने जाएंगे क्या कर रहा है। कहाँ से आए हुए आप? हाँ, हम लोग तो 8 महीने से इधर है और अहमदाबाद से आए हुए माता जी के साथ। सरकार ने इस जगह को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, वो हमारे गुरु के बोले बगैर हम कुछ नहीं बोल सकते। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, बहुत ही पुख्ते इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सामग्री को यहाँ से ऊपर ना ले जाया जा सके, जिसके वजह से किसी दूसरे धर्म के लोगों की आस्था आहत हो। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ पर केंद्र सरकार के फैसले पर जैन समाज में खुशी की लहर है। पारसनाथ को तीर्थ स्थल बनाए रखने के फैसले का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से स्वागत किया गया है। इसके साथ ही जैन समाज के लोगों ने भी दिल खोलकर इसकी तारीफ की है। हमारी सरकार किसी भी संप्रदाय, जात, धर्म की भावनाओं के विरुद्ध चल के काम नहीं करेगी। हम जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के रूप में ही काम करेंगे। इसलिए जन भावना हमारे लिए सर्वोपरि है और वो धार्मिक क्षेत्र है। और मैं खुद वहाँ गया हूँ, जाके जो है मैंने वहाँ के मुनियों से आशीर्वाद लिया है, वहाँ दर्शन किया है। तो मैं तो खुद ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं तो इसका बहुत पुरजोर पक्षधर हूँ। जो हमारी जो लड़ाई थी उसे एक मुकाम तक पहुंचाया और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर वहां यात्रियों की संख्या बढ़ती है, पहाड़ पर जाने वालों की संख्या बढ़ती है, तो निश्चित रूप से वहां जो स्थानीय लोग हैं, डोली वाले हैं या और लोग हैं, उन सबों को रोजगार मिलेगा और एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इसलिए मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत ही कम समय में हम अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को समझते हुए एक अच्छा फैसला लिया और ये एक स्वागत योग्य कदम है। राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उनके कार्य है, जो अधिसूचना दी जा रही है या उनका गजट देना है उनको, वो दें,
तो मैं आपको सबसे पहले तो उनको दोनों सरकारों को बधाई दे रहा हूं और साथ में एक खुशी इस बात की है कि हमारा पवित्र स्थल बन गया है। बहुत खुशी हो रहा है। पूरा जैन समाज। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और सेंट्रल फंड के इस्तेमाल में सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। केंद्र से पिछले 3 वित्तीय वर्षों से प्राप्त रकम का 50% खर्च न होना शिथिलता की निशानी है। यही नहीं, राज्यपाल ने टीएससी की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने टीएससी के पुनर्गठन का प्रस्ताव वापस कर दिया था। इसके बावजूद बिना राज्यपाल की अनुमति के टीएससी की बैठक बुलाई गई। इस पर राजभवन ने पत्र भी भेजा, लेकिन राज्य सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राज्यपाल ने टीएससी से जुड़े पत्र का भी जल्द जवाब देने की बात कही है। और झारखंड में टीएससी को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार लगातार जारी है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएससी बैठक पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब में टीएससी सदस्य और कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि शुरुआत में टीएससी गठन की फाइल को 2 बार राजभवन से लौटाया गया और इसी के बाद सरकार ने दूसरे राज्यों का अध्ययन करते हुए टीएससी का खुद गठन किया। हमारी सरकार ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा टीएससी गठन के लिए और साथ में लिस्ट भी भेजे और उसको रद्द कर दिया गया। फिर दोबारा भेजा गया, फिर रद्द कर दिया गया। फिर इस तरह के व्यवधान की वजह से सरकार ने एक विकल्प ढूंढना चाहा और अगल बगल के राज्यों का सहारा लिया, जहां पर भाजपा के पूर्व की सरकार थी। उन्हीं सरकारों में एक नया टीएससी के गठन का एक नया राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। उसी को आधार मानते हुए झारखंड में भी टीएससी का गठन किया गया। चूंकि और बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पर सरकारी स्वेटर के लिए बच्चों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। लोहरदगा में शिक्षा विभाग की उदासीनता से अभी तक सरकारी स्कूलों के बच्चों में स्वेटर का वितरण नहीं हो सका है, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ठंड को देखते हुए 8 जनवरी तक राज्य भर में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिले में कुल 61,000 बच्चों के बीच स्वेटर बांटना है, लेकिन अभी तक केवल 20,000 बच्चों को ही स्वेटर दिया जा सका है। इधर शिक्षा विभाग वितरण नहीं होने के लिए जेएसएलपीएस को जिम्मेदार मानता है। इसके पीछे स्वेटर का रंग बदलने की शिक्षा विभाग की ओर से सफाई दी जा रही है। तो किसी को नहीं मिला है, अभी बहुत बच्चा लोग नहीं भी आ रहा है, स्वेटर नहीं मिला है ठंड के कारण। बहुत कोई स्वेटर आ भी रहा है तो स्वेटर भी उन लोग का छोटा हो जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। क्योंकि हमारे ज़िले में जेएसएलपीएस के थ्रू इसकी वो बनते हैं स्वेटर्स और सप्लाई होते हैं, तो हमने उनको अभी एक टाइमलाइन डिमांड किया है कि वो कितने टाइम में जो प्रेजेंट वर्क ऑर्डर है उसके अगेंस्ट स्वेटर्स दे देंगे। तो हमारा अभी टारगेट है कि पूरे बच्चों को नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में हम लोग कवर कर लें, ताकि बढ़ती ठंड में उन लोगों को दिक्कत। साल कलर में बदलाव कर दिया गया था स्वेटर के कलर में, जिसका कार्यादेश भी काफ़ी देर से हमें मिला था। तो जिस चलते जो वितरण में हो रहा है वो समय थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा है। वर्तमान में हम लोग लगातार अभी कर रहे हैं और ज़्यादा चांसेस है कल तक हम लोग 1 से 5 सभी लड़कों का, जिला के सभी बच्चों को हम लोग वितरण करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर लड़कियां, इस तरह से कोशिश हमारी है कि हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर सभी बच्चों तक स्वेटर पूरा पहुंचा दें। और धनबाद की मधुबन कुलवाश्री में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस का 4 दिनों से धरना जारी है। इस धरने की वजह से कुलवाश्री में लोडिंग का काम ठप है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने धरना का समर्थन किया और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का नाम जलेश्वर महतो की ओर से अमर्यादित तरीके से लिए जाने पर बीजेपी में आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी ने 14 जनवरी तक माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस क्षेत्र में कोई उद्योग लगेगा वहां 75% लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये सैलरी लोड कराने में क्या दिक्कत आपको हो रहा है? ये बंदरमाट पैसा का हो रहा है इसी के लिए ना। सीएमडी साहब, इसमें आप जो है हस्तक्षेप करिए और ये बंदरमाट को बंद करिए
और मैनुअल लोड चालू करिए, मधुबन वासरी चलेगा आपका स्मूथली। और अगर नहीं लोड दीजिएगा, मैनुअल लोड करने दीजिएगा मजदूरों को और यहाँ के बेरोजगारों को, तब तो ये लड़ाई तो होगा आगे। यही मांग करती है कि वो मकर संक्रांति से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जलेश्वर महतो जी वो सार्वजनिक रूप से विधायक के प्रति जो मर्यादित और जो कुसंस्कारित अपने कुसंस्कार का प्रदर्शन किया उसका माफी मांगे, नहीं तो हम लोग गांव गांव जा करके उनके कुसंस्कारित भाषा को लोगों के बीच में रखेंगे और उन्हीं लोग को फैसला करने बोलेंगे कि ऐसे राजनीति वाले का बहिष्कार करें। और दुमका के दिगदी में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। इसमें एक मजदूर भी झुलस गया। आग मेडिकल कॉलेज के LNTD कंस्ट्रक्शन के स्टाफ क्वार्टर में लगी। यहां मजदूर रहते थे। आग लगने की वजह से मजदूरों का खाना बनाना बताया जा रहा है। गंभीर अवस्था में मजदूर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आग की सूचना कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर OP थाना प्रभारी और कॉलेज के स्टाफ पहुंचे। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से आग पर काबू पा लिया गया है। दुमका रिंग रोड स्थित निर्माणाधीन जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर मजदूरों को रहने के लिए जो कॉलोनी बनी हुई थी उसमें आग लग गई है। सूचना बाद हम लोग पहुंचे, तुरंत इन्फॉर्म किया गया। दमकल की 2 गाड़ियां यहां आई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और जमशेदपुर के घाटशिला में नकली विदेशी शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खरसवती और हुलूंग में नकली विदेशी शराब बनाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान 70 लीटर नकली विदेशी शराब के साथ 2 पेटी बियर, शराब बनाने वाले उपकरण के साथ ढक्कन, कॉर्क, स्टिकर और दूसरे सामान बरामद किए गए। इस दौरान फरार शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको ये भी बताते चले कि हुलूंग में पहले भी आबकारी विभाग ने नकली शराब की फैक्ट्री को ध्वस्त किया था। वहीं एक बार फिर नकली शराब माफियाओं पर नजर लगातार बनी हुई है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलदारी टोला और सिमराडीह गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान विभाग ने लगभग 10,000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया है। लगभग 500 लीटर महुआ शराब को यहां पर बरामद किया गया। वहीं आधा दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को भी तोड़ा गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल विभाग फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। और देखिए, पूरे पलामू प्रमंडल में एक तेंदुए ने दहशत फैला रखी है। इसे लेकर दिल्ली से रांची और रांची से गढ़वा तक वन विभाग अलर्ट मोड पर है। आदमखोर घोषित इस तेंदुए ने वन विभाग किसी तरह से निजात पाना चाहता है। इसके लिए हैदराबाद के मशहूर शूटर नवाब शफत अली खान को लाखों रुपए खर्च कर गढ़वा बुलाया गया है ताकि बाघ के आतंक से मुक्ति मिल सके। इधर वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेंदुए की शुरुआत भी कर दी है। तो देखिए, दिल्ली से रांची और गढ़वा तक अलर्ट जारी किया गया है। तेंदुए के आतंक से जो ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान हैं। इस तेंदुए को आदमखोर भी घोषित किया गया और वन विभाग लगातार कवायद कर रहा है कि किसी तरह से इस तेंदुए से ग्रामीणों को निजात दिलाया जा सके। ऑपरेशन तेंदुए की शुरुआत वन विभाग की ओर से की गई है और इसके लिए एक स्पेशल शूटर को भी बुलाया गया है। ये रहेगी तेंदुए को ग्रामीण इलाकों से भगाया जाए या फिर उसे शूट किया जाए ताकि ग्रामीण चैन की। तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं, बाघ के आतंक से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और लगातार वन विभाग की ओर से भी कवायद की जाए। हमारी हमेशा यही रहती है कि हम इसे जिंदा पकड़ सकें, पिंजरे लगाएं। और मेरा जो 40 साल का अनुभव है और इसको हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि इसको ज़िंदा पकड़ सकें। अभी 4 नए केजेस भी आए हैं और ट्रैंक्यूलाइजिंग का इक्विपमेंट सारा मेरे साथ आ गया है। वेटनरी डॉक्टर की भी हम ले रहे हैं हमारी टीम में साथ। तो पूरी कोशिश ये होती है कि इसको ज़िंदा हम पकड़ सकें सुरक्षित। हम लोगों ने एक रिसोर्स पर्सन के रूप में
नवाब शफकत अली खान साहब और उनकी टीम को बुलाया है। जो गढ़वा आ गए हैं, कल से वो अपना अभियान चला रहे हैं। उससे पूरी वन विभाग की टीम भी साथ में है। मैं भी कल रात 9:30 बजे तक उनके साथ में था। और बोकारो में बारूदी सुरंग विस्फोट के आरोपी हार्डकोर नक्सली चंद्र मांझी उर्फ रामचंद्र सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बोकारो थर्मल थाना के नया बस्ती में उस पर बारूदी सुरंग विस्फोट का आरोप है। इस विस्फोट में 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। न्यायिक हिरासत में नक्सली को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। एसपी को सूचना मिली थी कि नक्सली ऊपर घाट के जमुनिया जंगल में है, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। इसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। नक्सली पर नावाडीह और बोकारो थर्मल थानों में कई मामले दर्ज हैं। और देखिए, झारखंड में अगला पुलिस महानिदेशक कौन बनेगा, इस पर आज नई दिल्ली में यूपीएससी बोर्ड की बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव राजीव अरुण एक्का और डीजीपी नीरज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में नए डीजीपी के लिए 3 नामों पर मोहर लग सकती है, जिसके बाद झारखंड सरकार को ये 3 नाम भेजे जाएंगे। इनमें एसएन प्रधान, अजय भटनागर और अजय कुमार सिंह का नाम शामिल है। वहीं आईपीएस अनिल पाल्टा और प्रशांत सिंह के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। आपको ये भी बताते चले कि वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट से पहले नाम चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। तो कौन बनेगा झारखंड का डीजीपी, इसको लेकर ये सवाल बरकरार है और इसे लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। बताते चले आपको 3 नाम इस वक्त रेस में है और इन 3 नामों में से एक नाम का चयन होगा, जिसके बाद उस नाम पर मोहर लगेगी और झारखंड का अगला डीजीपी वो होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।